नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बड़े दिनों से इंतजार था कि सर क्लास 12 की शुरुआत हो और आज हम लोग क्लास 12 की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्लास 12 में 2 किताबें हैं, अब इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। और पर आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और उसका लेक्चर नंबर 1 है। आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम चर्चा करेंगे नए राष्ट्र की चुनौतियां, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, रजवाड़ों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन। ये पूरे चैप्टर का फ्लो है, इस पर हम विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करने वाले हैं। और जो 11th में आप लोग पढ़ करके आए हैं उससे काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है उस पर सब पे आज मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पर आज के लेक्चर में क्या क्या है, आज परिचय है, आम सहमति है और 3 चुनौतियां हैं। चलिए सबसे पहला थोड़ा सा अपन बुक का आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। अगर अब आप लोगों ने पढ़ना शुरू ही कर दिया है ईमानदारी से तो बुक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमारी पॉलिटी की 12th में है और उनका 11th से कितना लिंक है वो, और फिर हम आज का लेक्चर शुरू कर देंगे। देखिए अभी 12th में भी हमारे पास 2 किताबें हैं बच्चों, जो एक किताब और दूसरी किताब। पहली बात यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कभी मेंशन नहीं होता कि भाई ये पहली किताब है या ये दूसरी किताब है। ये कॉलेजों में मेंशन होता है कि पेपर 1 की किताब है, पेपर 2 की किताब है, परंतु यहाँ पर पेपर 1 2 नहीं होता है, एक साथ पेपर होता है राजनीति विज्ञान का, तो एक हम मान के चलते हैं। पर पहली में हम लोग जो मान करके चलते हैं वो विश्व वाली को मान करके चलते हैं, समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति पर आपसे कोई पूछे भाई पहली दूसरी, बोले सर पहली दूसरी होती नहीं है, ठीक है ना, किताबों का नाम पूछो। समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी है स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत, ठीक है। आजादी से स्वतंत्र भारत में जो भी राजनीतिक गतिविधियां रही है वो सब कुछ। अब समकालीन विश्व राजनीति में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें विश्व से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं ना उन सारे मुद्दों के ऊपर आप बड़े ही अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, जैसे पहला ही अध्याय है शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर का एरा। इसमें वो घटनाएं जो पूरे विश्व में घटी है और जिनके बारे में शायद अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल भी हिंट भी नहीं मिली होगी आप लोगों को, वो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। और ये मतलब हम कहें, अगर अब आप पूछो सर इन किताबों का यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हम इनको 12th में ही इतने अच्छे से पढ़ें कि हमारे आगे काम आए। देखो अब जब आप समकालीन विश्व राजनीति पढ़ोगे, देखो हमें विश्व से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है हमारे देश से, भारत से। तो आप जहां पर भी कहीं पर भी विश्व की कोई भी घटना पढ़ोगे, एंडिंग में आते आते ये देखा जाएगा कि उसका भारत पे क्या प्रभाव रहा, उस घटना पर भारत ने अपने क्या विचार रखे, उस घटना से भारत को हानि हुई या लाभ हुआ, ये सब कुछ। तो समकालीन विश्व राजनीति में हम विश्व के साथ साथ भारत को देखने की कोशिश करेंगे कि भाई भारत का वहां से क्या फायदा क्या नुकसान हुआ, भारत ने क्या उस पर बोला, भारत ने क्या उस पर बात कही, ये सारी बातें। जब आप इसमें भारत के बारे में जान रहे हो, मतलब मैं सीधा से यहां पे कह सकता हूं, हम यहां पे इंटरनेशनल रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध समझने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़े दिनों पहले रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, बड़े ही लोगों के मुंह से मैंने सुना कि भैया भारत रूस को सपोर्ट कर रहा है, भारत रूस को सपोर्ट कर रहा है, रूस और भारत बढ़िया मित्र है, रूस और भारत बढ़िया मित्र है। मैंने पूछा भाई कैसे कहते हो आप रूस और भारत बढ़िया मित्र है, बोले पता नहीं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये अब हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से रूस और भारत बढ़िया मित्र। सोवियत संघ क्या था, सोवियत संघ के साथ भारत के क्या संबंध थे, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो हमें पढ़ने को मिलेगा। और ये अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारा एक सब्जेक्ट के तौर पे यूपीएससी में काम आएगा। हम जानेंगे कि अमेरिका और भारत के संबंध कब से अच्छे हुए, कब तक बेकार थे, भारत और चाइना के संबंधों में कब सुधार आया, ये सब कुछ आपको यहां देखने को मिलेगा। किस प्रकार से भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में है, वो हम यहाँ पे समकालीन विश्व राजनीति के में जानेंगे। मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा, अभी तक जो आपने जाना, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में था। अब हम भारत की स्थिति और विश्व के साथ हम देखने की कोशिश करेंगे। ये समकालीन विश्व राजनीति की किताबें पढ़ेंगे बड़े ही इंटरेस्ट के साथ और बड़े ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। ये किताब में कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं, कुछ स्टोरियां ऐसी है कि अगर आपके पास टीचर ना हो, अगर आपके पास गाइड करने वाला ना हो, तो शायद वो चीजें समझने में हम असक्षम हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। परंतु आपको फिक्र करने की, आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा और इसको समझने के बाद इस किताब में टोटल 9 अध्याय मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिस दिन आप वो 9 अध्याय पूरे खत्म कर लोगे, कहीं ना कहीं आपको जो मूलभूत, जो बेसिक जानकारी विश्व के बारे में होनी चाहिए और विश्व के बड़े बड़े मुद्दों पे, बड़े बड़े उस पे होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये समकालीन विश्व राजनीति में हमें पढ़ने को मिलेगा। हम इसमें जानेंगे किस प्रकार से अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाया। हम कहते हैं ना अमेरिका सुपर पावर, अमेरिका सुपर पावर, तो वो अमेरिका किस प्रकार से सुपर पावर बना। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए
कौन कौन से संगठन या कौन कौन सी संस्था या कौन कौन से राष्ट्र उसकी बराबरी में खड़े हो रहे हैं, कौन उनको अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से उनको पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे जानने को मौका मिलेगा। ये समकालीन विश्व राजनीति की बात है। फिर बात करते हैं स्वतंत्र भारत वाली जो किताब है उसकी। स्वतंत्र भारत वाली किताब में ये बात हम लोगों को जाना है। देखिए अब 11th में आप लोगों ने क्या पढ़ा, आपने संविधान का जिक्र करा, ठीक है। संविधान की जो किताब है वो पूरी किताब आप लोगों ने पढ़ी कि संविधान कैसे बना, किस किस ने मुख्य भूमिका निभाई, कौन कौन से अनुच्छेद थे, कौन कौन से मेन बातें उसमें डाली गई, ये सब कुछ पढ़ा। और 1947 से पहले की जितने भी घटनाएं हुई हैं ये आपने कक्षा 10 तक के इतिहास में पढ़ी थी, और आप अभी भी कक्षा 11-12 के इतिहास में पढ़ रहे होंगे कि भाई ये वाला सत्याग्रह हुआ, ये वाला आंदोलन हुआ, इस प्रकार से ब्रिटिशों ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शोषण करा, वो सारी बातें पढ़ ली। परंतु 1947 1947 से पहले और बाद में एक बड़ा अंतर है। 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और 15 अगस्त 1947 से बाद हमें आजाद थे। तो 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से भारत में क्या क्या हुआ, कौन कौन से विकास हुए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टियों की सरकार बनी, कहां पे लोकतंत्र में समस्या आई हमारे, किस प्रकार से संविधान का निर्माण वैसे हम लोग पहले क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, यहां पे संविधान का निर्माण नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे तो वो हिस्ट्री का 15वां अध्याय है, वहां पे संविधान निर्माण की आप चर्चा करोगे, जो भी हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी। तो स्वतंत्र भारत वाला हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, हम इसमें सबसे पहला जो आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसमें ये जानेंगे कि जब हम आजाद हुए तब हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे, कौन कौन सी चुनौतियां थी, उनका जिक्र हम इसमें करेंगे। फिर किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है, किस प्रकार से हमारे यहाँ पे चुनाव हुए, किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का इनका दौर रहा, और फिर एंडिंग में जाते जाते हम 2014-15 तक में लास्ट में आते आते एंड इस बुक को कर देंगे। मतलब भारत की जितनी भी अभी तक की जानकारी है वो आपको सारी जानकारी इस किताब में मिल जाएगी। अब सवाल आता है कि सर इस किताब का तो आपने हमें समझा दिया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बड़ा ही काम आता है, स्वतंत्र भारत वाली किताब का क्या रोल रहेगा। तो स्वतंत्र भारत वाली जो बुक है बच्चों, जो ये बुक है, इस बुक का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। इसमें मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे, हम सरकारों के बारे में पढ़ेंगे, हम सरकार के बारे में पढ़ेंगे। सरकारों के बारे में कैसे कि हाँ भाई जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने क्या करा, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने क्या करा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने क्या करा, अलग अलग सरकारों को, मतलब आप अभी तक का जितना राजनीतिक जितनी भी गतिविधियां हुई उन सब के बारे में जानोगे तो आपको एक क्रोनोलॉजी मिल जाएगी, एक पूरा ऑर्डर मिल जाएगा कि हाँ भाई पहले ये घटना हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई। मतलब आप एक तरीके से अगर आपको राजनीति, भारत की राजनीति को समझना हो तो ये क्लास 12th की ये जो किताब है ये बेहतरीन किताब है। इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें आपको आपातकाल वाली स्थिति भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है, सारी जो बातें हैं वो इस किताब में आपको जानने को मिलेगी। बेहतरीन किताब है। तो ये दोनों ही किताबें बढ़िया है, ये दोनों ही यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत बेहतरीन है। और जो ये वाली जो किताब का रोल रहता है वो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, आजादी के बाद का इतिहास पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आजादी के बाद के इतिहास वाला जो है वो सब कुछ इस किताब में आपका कवर हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर कहीं पर कुछ थोड़ा सा समझा रखा तो हम उसको इतनी गहराई में जाए कि जो आपके दिमाग की गहराइयों तक उतर जाए और आपको कम से कम इतना सक्षम बना दे कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आपका ज्ञान झलकना चाहिए, आपका ज्ञान दिखना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि सर अगर मैंने क्लास 11th में जो दोनों किताबें थी वो नहीं पढ़ी तो मैं क्या इन दोनों किताबों से कैरी ऑन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। देखिए आपने जो क्लास 11th में पढ़ा एक तो संविधान वाली किताब, परंतु मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि आपने क्लास 11th के लिए पढ़ी या ना पढ़ी हो, परंतु जीवन के लिए संविधान वाली किताब और राजनीतिक सिद्धांत वाली किताब जरूर पढ़िएगा बच्चों। दोनों ही बड़ी बेहतरीन किताबें हैं। आपको अलग अलग विचारकों के विचार जानने को मिलेंगे और आपको भारत के संविधान के बारे में जानने को मिलेगा। परंतु इन दोनों किताबों में इतना लिंक आपको नहीं दिखेगा। इसमें तो जैसे बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी कहीं बीच बीच में कुछ बेसिक बातें आएंगी तो मैं आपको अलग से समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, परंतु मुझसे प्रॉमिस करिएगा कि जब भी आपको समय मिले आप वो दोनों किताबें जरूर पढ़ेंगे, आप लेक्चर्स देखेंगे। चाहे आप एक रूटीन बना ले कि मैं संडे को एक एक लेक्चर देखता हुआ चलूं, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, पर उनको समझना और उनको पढ़ना बड़ा ही आवश्यक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ, इस चैप्टर के परिचय की तरफ। चैप्टर का नाम दिया गया राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सबसे पहली बात तो कि चुनौतियां होती क्या है। अगर हम कहें कि चैलेंजेस इंग्लिश में कहा जाता है, ये चैलेंजेस हैं क्या, चुनौतियां हैं क्या, और एक एक शब्द को समझना बड़ा ही जरूरी होता है। चैलेंजेस का अर्थ हम ये कहते हैं, जनरली हमारे दिमाग में आता है एक समस्या के रूप में हम देखते हैं। हम कहें यार मेरे सामने तो ये बड़ी ही चुनौती है, मतलब बड़ी ही समस्या है,
परंतु समस्या में और चुनौतियों में एक बड़ा अंतर यह होता है कि हम ऐसी समस्याओं को चुनौती कहते हैं जिनको हम ओवरकम कर सकते हैं, जिन पे हम जीत हासिल कर सकते हैं, जिनसे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है, चुनौती है, वो हमारे लिए चैलेंजेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज इस पहले लेक्चर में ही आपको मैं एक टारगेट देता हूं, एक चैलेंज देता हूं कि हर बच्चे को पॉलिटिकल साइंस में 95 प्लस लेकर के आने हैं, 95 से ज्यादा मार्क्स लेकर के आने हैं। हाँ, किसी बच्चे के लिए हो सकता है कि उसकी थोड़ी सी पॉलिटी वीक रही हो, उसके लिए थोड़ी सी चुनौती हो, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, पर ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं। चैलेंज है, पर उस चैलेंज को हम फुलफिल कर सकते हैं, उस चुनौती से हम निपट सकते हैं, हम उस चुनौती से आगे जा सकते हैं। तो ये चुनौती है। ठीक है, अब बात आती है सवाल चैप्टर का जो नाम रखा गया राष्ट्र निर्माण। कौन से राष्ट्र निर्माण की बात यहां पर हो रही है? जो राष्ट्र, जो देश हजारों सालों से है, ठीक है, जब दूसरी संस्कृतियों को किसी बात का ज्ञान भी नहीं था, हमें पूरा संपूर्ण ज्ञान था, उस राष्ट्र के निर्माण की बात हो रही है। तो ये निर्माण शब्द इस्तेमाल क्यों करा गया? ये निर्माण शब्द इसलिए इस्तेमाल करा गया क्योंकि विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं कि अंग्रेज 200 सालों तक भारत में रह करके गए, तो उन्होंने भारत की स्थिति को बड़ा ही बेकार करके चले गए। जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा है कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो सकल घरेलू उत्पाद भारत का 35% था, और जब वो गए तो 2% पर छोड़ करके चले गए। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आर्थिक नुकसान भारत का हुआ। तो अब फिर से हमें राष्ट्र को उन ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए कार्य करना है। तो उस ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस की, उन चुनौतियों की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, अब चुनौतियों की बात करना, उससे पहले बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी की। जवाहरलाल नेहरू जी, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और जब जब आजादी मिलती है तो आजादी के साथ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटियां भी आती हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये बात आप सभी बड़े ही अच्छे से जानते हैं और समझते भी हैं। कैसे सर? एक बार हमें आम भाषा में समझाओ और फिर हम चैप्टर की बात पे आएंगे। आजादी के साथ जिम्मेदारियां कैसे आती हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे माता पिता मुझे पूरी फ्रीडम दे करके रखते हैं कि बेटा तू 8 बजे आ, घर 10 बजे आ, 11 बजे आ, 12 बजे आ। ये आज़ादी है, ये फ्रीडम है, मैं चाहूँ जो कर सकता हूँ, मैं किसी भी प्रोफेशन में काम करूँ, मैं किसी प्रोफेशन में काम कर सकता हूँ, मैं जहाँ काम करना चाहूँ वहाँ काम कर सकता हूँ, मैं जहाँ घूमना फिरना चाहता हूँ मैं घूम फिर सकता हूँ। ये मेरे पास आज़ादी है, फ्रीडम है। पर इस आज़ादी के साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, और जिम्मेदारियाँ क्या हैं कि कभी भी मैं इस आज़ादियों का गलत फायदा ना उठाऊँ, मैं कभी कोई ऐसा गलत काम ना करूं जिससे कि मेरे माता पिता ने जो मुझे आजादी दी है कल को उस आजादी पर सवाल उठ जाए या उनके ऊपर सवाल उठ जाए। ऐसा काम नहीं करना है। तो आजादी हमेशा हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां लेकर के आती हैं। हम फ्री हैं, तो फ्री हैं तो ही तो पता चलेगा ना कि हम सही भी हैं या गलत हैं। तो फ्री, आजाद होकर के भी हमें हमेशा कुछ जिम्मेदारियों को निभाना होता है। ठीक है, तो आजादी के साथ जिम्मेदारी आती है। तो यहां पर आजादी, जैसे जब 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक भाषण दिया जिसको ट्रिस्टी विद डेस्टिनी कहा जाता है। बड़ा ही फेमस भाषण, बड़ी ही फेमस स्पीच जवाहरलाल नेहरू जी की रही, और उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ये कहते हैं कि आज की रात पूरी दुनिया सो रही है पर हम जाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस रात का, इस दिन का हमने बड़े वर्षों से इंतजार करा था, बड़े समय से हम इसका इंतजार कर रहे थे, और अब से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी का मतलब किसी सरकार की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, देश में जितने भी लोग हैं सभी की जिम्मेदारी होगी। तो ये आजादी अब हमारे साथ जिम्मेदारियां लेकर के आई। जिम्मेदारी कैसी? हमें विकास करना है देश का, समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर करना है। अभी तक तो जो कुछ हो रहा था हम अंग्रेजों पे ढोल रहे थे, भाई देश पिछड़ा हो बोला क्योंकि अंग्रेज है, ठीक है, देश में शोषण हो रहा है बोला क्योंकि अंग्रेज की सरकार। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब देश आगे जाएगा तो भी पीठ थपथपाई भारतीयों की जाएगी, और कुछ गलती होगी तो भी सवाल हम पर उठेंगे। तो इसलिए ये आजादी हमारे साथ क्या है, जिम्मेदारियां लेकर के आ रही है, और ये जिम्मेदारियां पूरी करना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। देश में रह रहे सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, किसी सरकार की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें हमारे हर कार्यों के लिए सरकार के पर भी दोष ना डालें, हम कुछ बातें, कुछ जिम्मेदारियां हम खुद के कंधों पर भी लें, क्योंकि आजादी सबकी है। तो आजादी जिम्मेदारी लेकर के आती है। और अब इस आजादी के बाद जो जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी में हमने बात करी देश के विकास की, तो ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां उस विकास में हमें सामना करनी पड़ी, आइए उनके बारे में चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं बेसिक बात की। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। आपको सभी को अच्छे से पता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। तो संविधान सभा का एक स्पेशल सेशन उस रात बुलाया गया, और उसको संबोधित किसने किया है? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने।
भाषण भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये जो भाषण का नाम है, इंग्लिश में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है और भाषण का नाम भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट है। जो मैंने आपको बताया कि ये कहा कि भाई आज रात पूरी दुनिया सो रही है, हम जग रहे हैं, ये वाला भाषण ही है। उस भाषण को भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा गया। ये भाषण किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है। और बड़ी बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, एक एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये भाषण किसका है, ये भाषण कौन से महापुरुष ने दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में भी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, तो इसलिए प्लीज इसको अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आम सहमति। ठीक है, आम सहमति का मतलब होता है सब सहमत हो। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात हो, सब सहमत हो उसका। तो दो आम सहमतियां थी, कौन कौन सी थी आइए जानते हैं। देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा और दूसरा सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। देखिए, आप लोगों ने जो संविधान वाली किताब पढ़ी, उस संविधान वाली किताब में आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि संविधान की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो आधार है, वो स्वतंत्रता आंदोलन में ही तय हो गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में ही तय हो गया था कि भाई जब हम आजाद होंगे तो हम ऐसा करेंगे, जब हम आजाद होंगे तब हम ऐसा करेंगे, जब हम आजाद होंगे तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। और वही कहीं ना कहीं आधार बने हमारे संविधान निर्माण करते समय और उन्हीं को संविधान में रखा गया। तो ये दो ऐसी सहमतियां हैं, जब आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था तब सहमति बन चुकी थी कि हम एक तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लेकर के आएंगे और एक सबके भले के लिए, विकास के लिए हम लोग कार्य करेंगे। ये दो आम सहमति थी। चाहे कोई किसी वर्ग का नेता हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, कोई से भी संगठन के नेता हो, सबके बीच में आम सहमति थी कि जिस दिन भारत आजाद होगा उस दिन इन दो मुद्दों पर विशेष रूप से काम करा जाएगा। ठीक है, अब आजाद हो चुके थे तो अब इन सहमतियों को अमल करने की आवश्यकता थी। तो पहली सहमति को समझते, देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार, मतलब जनता की व्यवस्था के अनुसार चलाया जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, कोई तानाशाही, किसी राजा का राज ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र होगा और लोकतंत्र में सबको समान अधिकार, सबको बराबरी दी जाएगी। दूसरा बोला गया, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। सबके भले के लिए काम करने का मतलब क्या? गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। देखिए, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। देखिए, आजादी जो है, आजादी में योगदान सबका है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो उच्च जाति के लोग हों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबका योगदान था। और सबके योगदान जो दिया, उन सब ने एक बात ये सोची थी कि जिस दिन हम आजाद हो जाएंगे हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हमारी जो समस्याएं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो अब जब आजादी, अंग्रेजों से तो आजादी मिल चुकी है, परंतु जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनकी जो सामाजिक और आर्थिक समस्या है वो भी तो ठीक होनी चाहिए। तो यहां पर क्या बोला गया? सबका भले के लिए काम करेंगे, मतलब विकास करेंगे, सबका विकास करेंगे, हर व्यक्ति का विकास होगा, परंतु जो गरीब है, जो कमजोर है, उनका खास ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी इस आजादी में योगदान दिया है और वो ये चाहते हैं कि उनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से समानता मिले। ठीक है ना, जो अंग्रेजों ने अत्याचार किया उससे तो आजादी मिल गई है, परंतु जो सामाजिक रूप से जो अत्याचार हो रहे हैं, जो आर्थिक रूप से अत्याचार हो रहे हैं, उनसे भी आजादी मिलनी चाहिए। और आजादी मिलने के लिए गरीबों को और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा, सबका विकास करा जाएगा, परंतु इनके विकास को मूल रूप से ध्यान में रख करके करा जाएगा। नोट, देश अब आजाद हो चुका था और आजादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। तो ये आम सहमति स्वतंत्रता आंदोलन में बनी थी कि जिस दिन हम आजाद हो जाएंगे उस दिन लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होगी, उस दिन सबके विकास की बात होगी और सबके विकास में जो मेन ध्यान रखा जाएगा वो गरीब और कमजोर तबके के लोगों का ध्यान रखा जाएगा। तो अब देश आजाद हो चुका है, तो अब ये आजादी से जुड़े जो सपने हैं, इन सपनों को साकार करने का वक्त आ चुका था कि अब हम इनको सपने को सपना नहीं, हम इनको रियलिटी बनाएं। अब हम लोकतंत्र की स्थापना करें, अब हम लोग कमजोर तबकों के विकास की बात करें, हम समानता स्थापित करें, हम स्वतंत्रता, न्याय स्थापित करें, ये व्यवस्था है। और लोकतंत्र पे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूं, जब भारत का संविधान तैयार हुआ उसमें लोकतंत्र की बात रख दी गई और जो पहले चुनाव हुए 1951-52 में, हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, 1951-52 में जब पहले चुनाव हुए तो पूरी दुनिया ने जवाहरलाल नेहरू जी को यह कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी बड़ा जुआ खेल रहे हैं। ठीक है, भारत में कभी लोकतंत्र सफल ही नहीं हो सकता, भारत में सफलता ही नहीं मिल सकती लोकतंत्र को, वहां पे लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। परंतु जब 50% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग करी, एक ऐसे भारत में जहां पे काफी बड़ी जनसंख्या अशिक्षित थी, उन्होंने जब वोटिंग करी तो दुनिया की आंखें खुली रह गई और यह कहा कि सच में भारत में लोकतंत्र सफल हो सकता है। फिर जब नेहरू जी की 1964 में डेथ हो गई तो दुनिया ने फिर कहा कि ये तो नेहरू जी थे इसलिए लोकतंत्र चल रहा था,
परंतु फिर जब लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी जी और लगातार चुनाव होते रहे, फिर दुनिया की आंखें खुली रह गई और उनको बता दिया कि भाई भारत में लोकतंत्र था, है और रहेगा, उसमें नो डाउट। अब तीन चुनौतियां क्या थी? देखिए चैलेंजेस या चुनौतियां, देखिए चुनौतियां बहुत है, पहले भी थी और आज भी है। चुनौतियां एक नहीं बहुत है भारत के सामने, जैसे गरीबी की बात कर लो आप, जातिवाद की बात कर लो, सांप्रदायिकता की बात कर लो, ठीक है, अशिक्षा है, काफ़ी लोग आज भी भारत में पढ़े लिखे नहीं हैं, वो हैं, ठीक है, और जो झोपड़े में रह रहे हैं वो हैं, मूलभूत आवश्यकताएं काफ़ी लोगों के पास नहीं है, काफ़ी चुनौतियां हैं। परंतु उस समय 1947 के समय भारत के सामने मुख्यतः तीन चुनौतियां थी। वो तीन चुनौतियां क्या थी, उनकी चर्चा हमें करनी है। सबसे पहली जो चुनौती अगर मैं बात करूं तो वो है एकता, या जिसे हम कहते हैं यूनिटी, एकता। दूसरी थी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, और तीसरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विकास। कौन सी है? विकास, या जिसे हम कहेंगे डेवलपमेंट। तीन चुनौतियां। एकता की जो है वो आप अभी इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में। लोकतंत्र वाला आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, और विकास वाला आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर एक साथ चलेंगे, एकता, लोकतंत्र और विकास। परंतु उनका बेसिक बातें अभी हम जान लेते हैं। एकता की जब बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, तो उस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए भी था क्योंकि 1947 में तक, 1947 से पहले जो लोग एक साथ रह रहे थे, अब वो अलग अलग हो चुके थे, भारत का विभाजन हो चुका था। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी खुशी और दुख दोनों लेकर के आइए। खुशी इस बात की कि हम अंग्रेजों की दास्ता से हम अब आज़ाद हैं, और दुख इस बात का जो भाई साथ साथ रहते थे आज वो अलग अलग हो चुके हैं। तो अब विशेष रूप से हमें और भी एकता का ध्यान रखना था, पूरी राष्ट्र एकता का ध्यान रखना था कि पूरा देश यूनाइट होकर के रहे, और किसी प्रकार का कोई किसी के मन में मलाल या दुख नहीं रहना चाहिए, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एकता में हम एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो हम रजवाड़ों की करेंगे बच्चों। रजवाड़े क्या होते हैं? जहां पे राजा रानियों का राज चला करता था, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा है फिर लोकतंत्र। जैसे अभी हमने बात की कि लोकतंत्र और विकास पर सबकी आम सहमति थी कि भाई लोकतंत्र की स्थापना करना और विकास करना, सबका विकास करना। लोकतंत्र, अब आप कहोगे सर लोकतंत्र में क्या प्रॉब्लम आ गई? संविधान में मेंशन कर दिया गया कि भाई लोकतंत्र होगा, ठीक है, डेमोक्रेसी के हिसाब से चलेंगे। परंतु सिर्फ और सिर्फ संविधान में मेंशन करने से ही काम नहीं था, वो रियलिटी में इंप्लीमेंट हो, वो सच में लागू हो, वो भी जरूरी था। और लोकतंत्र में मुख्य बात क्या है? हम लोकतंत्र किससे समझते हैं? हम समझते हैं वोट से, मतदान से। मतदान का मतलब लोकतंत्र है हमारी नजर में। वैसे अब आप तो काफी कुछ पढ़ चुके हो, क्लास 11th में लोकतंत्र के बहुत से मायने हैं, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग नहीं है। वोटिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा हो और उसको वोट देने सब जा रहे हैं, वो लोकतंत्र नहीं माना जाता। पर मेन मुख्यतः नजर हमारी नजर में वोट है। तो एक ऐसे देश में जहां पे एक बड़ी संख्या इलिटरेट है, ठीक है, अशिक्षित है, तो किस प्रकार से मतदान करेंगे? ये एक बड़ा चैलेंज था, ठीक है। दूसरी बात, जो पुरुष है, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे पुरुष सत्तात्मक जो है सत्ता रही है, तो मेल क्या फीमेलों को, महिलाओं को वोट देने के लिए, क्योंकि वोट एक ऐसी ताकत है जो कि आपको देश में क्या होगा क्या नहीं होगा उस निर्णय में भागीदार बना रही है। आप अपनी सरकार चुन सकते हो, आप अपने नेता को चुन सकते हो, आप बदल सकते हो, आप हर फैसले पे अपनी जो एडवाइस है वो वोट के जरिए दिखा सकते हो कि भाई मैं इस बात से खुश नहीं हूं इसलिए मैंने इस पार्टी को वोट नहीं दिया, इस व्यक्ति को वोट नहीं दिया, या मैं खुश हूं इसलिए मैंने वोट दिया। तो क्या जो पुरुष हमेशा से ऊपर है, क्या वो महिलाओं को वोट देने के लिए आगे आने देंगे? क्या उच्च जाति के लोग, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को आगे आने देंगे? क्या वो ये चाहेंगे कि वो लोग भी सरकार में निर्णय लें? ठीक है, क्या जो अमीर लोग हैं क्या वो गरीबों को आगे आने देंगे? तो बड़े ही सवाल हमारे सामने थे। अगर सब वोट दे पाए और सबकी भागीदारी हो तो ही सच्चा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ संविधान में मेंशन करना तो आवश्यक था ही, परंतु उसको सच में लागू करना भी जरूरी था। वो लागू हो, वो बड़ी बात है। फिर बात करते हैं विकास। अब विकास में डेवलपमेंट भाई सबका विकास होना चाहिए, ठीक है, सबका विकास हो, कोई भी एक ऐसा वर्ग ना हो जो कि पिछड़ जाए या पीछे रह जाए, और जो पीछे रह गए उनको आगे लाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। एकता, लोकतंत्र, विकास। अब बहुत सी बार क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं कि सर कौन सी तीन चुनौतियां थी। तो तीन चुनौतियों के लिए आपको याद रखना है एलोवेरा। क्या याद रखोगे? एलोवेरा। एलोवेरा कैसे? एलोवेरा आप लोग जानते होंगे, उसको हिंदी में तो शायद गंवार पाठा कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन ग्रीन कलर का आता है और उसमें बिल्कुल यूं थोड़ा सा हम कहते हैं ना वो आता है, तो वो
मतलब कहा जाता है पेट के लिए भी अच्छा होता है, काफ़ी लोग उसको खाते भी हैं, काफ़ी लोग उसको चेहरे पर बालों पर भी लगाते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब एलोवेरा, ए से एकता, लो से लोकतंत्र, वी से विकास, ठीक है, और ये रा एक्स्ट्रा वर्ड है, तो एलोवेरा आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। एकता, लोकतंत्र, विकास, और रा से आप चाहे राष्ट्र के लिए आप लिख सकते हैं कि राष्ट्र के लिए चुनौतियां थी, तो एलोवेरा, ठीक है। अब पहला जो है एकता, पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। तो सबसे पहली और उस समय सबसे जो अर्जेंट चुनौती थी वो एकता के सूत्र में बंधे भारत को गढ़ने की थी। वह पूरा भारत एक है, ठीक है, पूरा भारत एक रहे, पूरे भारतीय समाज की जितनी भी विविधता है वो सब एक में समाहित हो जाए। दूसरा लोकतंत्र, दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई और हम नागरिकों को, हर नागरिक को मतदान का अधिकार भी दिया गया। तो संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई, ठीक है, सबको फंडामेंटल राइट दिए गए और हर नागरिक को मतदान का भी अधिकार दिया गया, वोटिंग राइट भी दिया गया, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, ठीक है। और जब स्टार्टिंग में संविधान बना तो 21 साल और फिर बाद में 18 साल कर दी गई मतदान की। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। अब यह बड़ा ही सवाल आ जाता है, संसदीय शासन प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र, वैसे आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, परंतु मैंने कहा जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा उनको भी साथ लेकर चलना है, क्योंकि अपन को भी सबका विकास करना है, सबके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र, देखिए संसदीय शासन का सीधा सा अर्थ यहां पर यह होगा जहां पर संसद होगी और संसद सर्वोपरि रहती है, सबसे ऊपर रहती है। जैसे कि भारत में भी संसद है, पार्लियामेंट है, और संसद के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं, ये 3 भाग हैं। अब संसदीय शासन पर भी प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र कहा गया। प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है इसको समझो। प्रतिनिधित्व मूलक का लोकतंत्र ये होता है, देखो एक तो क्या होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है देश में जो भी निर्णय होगा वो उसमें जनता की भागीदारी होगी, जनता से डायरेक्टली पूछा जाएगा कि हाँ भैया आप ये काम करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। मतलब जनता हर मुद्दों पे वोटिंग करेगी, जनता हर चीज पे हाँ या ना करेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या जिसे हम प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र कहते हैं, उसमें ऐसा है कि मैं निर्णय नहीं लूंगा, पर मैंने निर्णय लेने के लिए एक व्यक्ति को रख दिया, मैंने निर्णय लेने को एक व्यक्ति को रख दिया। जैसा कि भाई हम लोगों ने क्या करा कि भाई पूरे देश को 543 भागों में बांटा, लोकसभा की सीटें हैं, 543 भागों में बांटा। अब हर जगह लगभग ये माना गया कि 10 लाख लोग हैं और 10 लाख लोग मिलकर के एक व्यक्ति को चुनेंगे, तो पूरी जगह से 543 लोग चुन करके आ जाएंगे। अब ये 10 लाख लोगों से हर बार नहीं पूछा जाएगा भाई ये काम चाहते हो या नहीं चाहते हो, वोट करो, करना है या नहीं करना। अब इनके अच्छा बुरा जो भी सोचेगा वो ये व्यक्ति सोचेगा। तो ये इनका क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि मैं क्या कहता हूं कि भाई 11 खिलाड़ी हैं क्रिकेट टीम में, तो 11 के 11 तो टॉस करने नहीं जाते ना, एक ही जाता है, एक वो कप्तान, तो वो कप्तान 11 के 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं विदेश जाते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहीं विदेश जाती है, तो वो क्या है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी अकेले नहीं है, वो पूरे 130 करोड़ जनता का रिप्रेजेंटेशन है। वो उन्होंने जो कह दिया उनके साथ हम हैं, 130 करोड़ की जनता है, हम सब साथ हैं, वो क्योंकि वो हमारा सबका रिप्रेजेंटेटिव है, वो हम सबकी बात वहां पर रख रहे हैं। तो वो क्या हो गया, प्रतिनिधित्व हो गया। हमारा सांसद हमारा प्रतिनिधित्व, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई, हमें बता रहा है, तो रिप्रेजेंटेशन, वहां प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र आ गया। अब हर बात में हमसे नहीं पूछा जाएगा, प्रतिनिधित्व मूलक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक और उदाहरण देता हूं, स्कूल की बात मान लीजिए, स्कूल का ले लीजिए। स्कूल में सबसे हेड कौन है, हेडमास्टर, या जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये प्रिंसिपल है, ठीक है। अब भाई ऐसा तो है नहीं प्रिंसिपल आपको सारे सब्जेक्ट प्रिंसिपल पढ़ा रहा है, सारी क्लासों को प्रिंसिपल पढ़ा रहा है, ऐसा तो अवेलेबल है नहीं। तो प्रिंसिपल ने क्या करा कि भैया सोशल का टीचर अपॉइंट कर दिया, मैथ का टीचर अपॉइंट कर दिया, इंग्लिश का अपॉइंट कर दिया, हिंदी का अपॉइंट कर दिया, ये सब कुछ कर दिया। अब भाई जो मैथ का टीचर है या सोशल का जो टीचर है, अब इनके जो भी मुद्दे होंगे वो ये हैंडल करेंगे। आपको सोशल में प्रॉब्लम है, आप हेडमास्टर के पास मत पहुंच जाओ, आप सोशल वाले के पास जाओ। आपको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, हेडमास्टर के पास मत पहुंचो मैथ में, तो आपकी मैथ की समस्याओं को जो दूर करेगा वो मैथ का टीचर करेगा। आपके लिए कुछ अच्छा करेगा मैथ में, वो मैथ का टीचर करेगा। सोशल की समस्या को दूर करेगा, सोशल का टीचर करेगा, और सोशल में कोई समस्या होगी उसको दूर करने का काम सोशल के टीचर करेगा। तो ये क्या है, जो यहाँ पे सोशल का टीचर है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, स्कूल का ही तो कर रहा है कि वहां मैं इस स्कूल का एक शिक्षक हूं। आपको कहीं पे किसी डिबेट कंपटीशन में भेजा गया तो आप ये थोड़ी कहोगे नहीं नहीं मैं तो मेरे घर से आया हूं, नहीं साहब मैं इस स्कूल से आया हूं, मतलब उस स्कूल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो।
तो रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया कि आप दूसरों के आधार पर आप खुद कोई बात कह रहे हो, आप दूसरों के आधार पर कोई बात करो। जब यहां पे सांसद या कोई कुछ कहता है संसद में, तो वो कहता है कि मैं मेरे क्षेत्रवासियों के आधार पर बात कहता हूं कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है और इस समस्या का जल्दी निवारण सरकार को करना चाहिए। मतलब जब दूसरों के आधार पर आप वो बात कह देते हो तो आप क्या हो गए, प्रतिनिधित्व हो गए। जैसा कि एक और उदाहरण ले लीजिए, ठीक है, जब शादी के लिए लड़का लड़की को देखा जाता है तो माता पिता ही लड़का लड़की के आधार पर फैसले ले लेते हैं कि हाँ साहब पसंद है। तो माता पिता क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, हाँ रिप्रेजेंट करा है उनके आधार पर, हाँ हमें पसंद है। ओके, तो प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र होगा जहां पर हम लोग एक एक व्यक्ति को चुनेंगे और वो फिर हमारे लिए डिसीजंस लेंगे, वो हमारे लिए कुछ निर्णय करेंगे। ठीक है, संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र की बात यहां पर भारत के संविधान में कही गई थी। ठीक है, ये बात मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी और ये आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ी होगी। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भी काफी नहीं है। तो देखिए, लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी है, जो तो हमारे पास है, परंतु सिर्फ और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि हाँ भाई संविधान में लिखा हुआ, उसको अमल करना भी जरूरी है। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। ठीक है, अब संविधान में जैसी बातें लिखी गई है वैसा क्या हो, व्यवहार में भी होना चाहिए, वैसा बिहेवियर में भी होना चाहिए। आज आप किताबें बड़ी अच्छी अच्छी पढ़ते हैं, परंतु आपका व्यवहार बड़ा ही बेकार है। ठीक है, बड़ा ही बेकार आपका व्यवहार है, तो फिर क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो आप जैसा पढ़ रहे हैं वैसा आपका व्यवहार भी दिखना चाहिए। तो लोक संविधान में लोकतंत्र लिखा है तो लोकतंत्र जैसा व्यवहार भी देश में होना चाहिए, ये भारत के संविधान है। फिर बात करते हैं विकास, ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक तबकों का। तो पूरे समूचे समाज का, पूरे समाज का, सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, पुरुषों का, महिलाओं का, अमीरों का, गरीबों का, पूरे समाज का भला हो, किसी एक तबके का, किसी एक जाति का, किसी एक वर्ग का भला नहीं होना चाहिए। संविधान सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए, तो संविधान में क्या है, कुछ बातें लिखी गई जैसे सबके साथ समानता का बर्ताव करा जाए, सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। तो देखो, सबके साथ समानता का बर्ताव करना है, परंतु जो पिछड़ चुके हैं उनको बराबर लाने के लिए क्या करना है, जो वंचित तबके हैं वो हो गए, धार्मिक और सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक उनको विशेष सुरक्षा संविधान ने दी है, उनको प्रोटेक्शन दिया है। संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, लोक कल्याण, राजनीति को जरूरत पूरा करना चाहिए। देखो, अब संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, यह भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। इसमें संविधान ने कुछ निर्देश दिए हैं राज्य को। राज्य क्या है, एक तरीके से सरकार, बाकी आप पूरा क्लास 11th में पढ़ ही चुके हैं। तो एक तरीके से निर्देश दिए हैं कि भैया आपको ये काम करने चाहिए, कंपलसरी नहीं है कि करो, करने चाहिए। अगर करोगे तो देश विकास की ओर पहुंचेगा और जो भी पार्टी या जो भी सरकार करती है वो अच्छे ही मतलब मतदानों से जीत करके आएगी। तो निर्देश दिए हैं और वो निर्देश कैसे हैं, लोक कल्याण के लिए, जनता के भले के लिए। तो ये इस प्रकार से आप मान सकते हो जैसे कि पढ़ाना आपका, मुझसे पढ़ना आपका अधिकार है और मैं आपको बोलता हूँ बहुत मन लगा के पढ़ो, पूरे में से पूरे मार्क्स लाना है, ये मेरा निर्देश। आप पढ़ो तो आपकी मर्जी, नहीं पढ़ो तो आपकी मर्जी। चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। तो अब यहाँ पर चुनौती क्या थी कि भाई गरीबी के खात्मे के लिए हम कोई अच्छे आर्थिक विकास की अच्छी नीतियां बनाएं। ठीक है, जो हमारा आर्थिक विकास है वो हो, उसके लिए नीतियां अच्छी होनी चाहिए। तो आज का हमारा यही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास के बारे में। और आज के लिए इतना ही। ये पहला लेक्चर आप लोगों की क्लास 12th का 2023-24 के बैच के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कैसा लगा आज का ये पहला लेक्चर ये भी बताइएगा। और आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक, सब तक शेयर कर दीजिए कि सर जी की क्लास शुरू हो चुकी है, क्लास 12th का बिगुल बज चुका है, अब हमें भी मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी आप लोग पढ़ करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उतनी जल्दी फिर हम और कुछ भी कर पाएंगे, मॉडल पेपर्स कर पाएंगे और कुछ भी कर पाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, और कुछ आपके सजेशंस हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उनको पढ़ेंगे और उन पर विचार करेंगे। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।